आज के टाइम पे सब लोग एजेंसीज स्टार्ट कर रहे हैं। ईमान गाजी ने एसएमएम का ट्रेंड चलाया। इवन आई हैव ट्राइड एसएमएम एजेंसी बैक इन 2023 और अभी एआई ऑटोमेशन एजेंसी का ट्रेंड चल रहा है। क्या फ्रीलांसिंग डेड हो चुकी है? कैसे एक फ्रीलांसर आज के टाइम पे भी फ्रीलांसिंग करके सक्सीड हो सकता है? व्हाट्स द राइट वे ऑफ डूइंग फ्रीलांसिंग राइट नाउ? व्हाट्स द राइट path to follow? Let's understand all of this in today's video. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक एजेंसी और फ्रीलांसिंग में फर्क क्या होता है। मेरे हिसाब से फ्रीलांसिंग इज नथिंग बट अ वन पर्सन एजेंसी। एक एजेंसी में आप क्लाइंट एक्विजिशन करते हैं, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप जो है जो भी सर्विस सेल कर रहे होते हैं वो आप किसी बंदे को हायर करके वो सर्विस को फुलफिल करवाते हैं, या फिर आप खुद ही उस सर्विस को जो है ना फुलफिल कर देते हैं। अब देखा जाए तो फ्रीलांसिंग भी यही है। फ्रीलांसिंग में आप क्लाइंट्स लेते हैं आइदर फ्रॉम अपवर्क और फाइवर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से। वहां से जो भी क्लाइंट आपके पास आता है और जो भी आपकी डिलीवरी होती है आप उसको फुलफिल करते हैं। अगेन फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट्स और सिर्फ जो है ना अपवर्क या फिर फाइवर से ले रहे हैं। आप वो सारे एक्विजिशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक एजेंसी करती है। एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ नीड क्लाइंट्स एंड एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ आर फुलफिलिंग समथिंग। तो मेरे पर्सपेक्टिव में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी। अब बात करते हैं कि आज के टाइम पर फ्रीलांसर या फिर किसी ऐसे बंदे जिसको एजेंसी ओन करनी है तो उसको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए। There are 5 different things that you must do. Number 1 is platform independency. Fiverr, Upwork जैसे प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, but seriously, it's not 2020 anymore. There are many ways you can get clients. Fiverr और Upwork पे आपको compete करना पड़ता है. You cannot पोजीशन योर सेल्फ एज समथिंग, और इतने बड़े मजमे में खुद को स्टैंड आउट करवाना इज रियली डिफिकल्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइवर पर काम नहीं करते। आपने एज अ फ्रीलांसर क्या करना है? आपने एज अ फ्रीलांसर अपनी प्लेटफॉर्म की इंडिपेंडेंसी को खत्म करना है। जरूरी नहीं है आप सिर्फ फाइवर पे काम कर रहे हैं तो आप फाइवर पे ही करें, आप अपर पे कर रहे हैं तो आप अपर पे ही करते रहें। अगर आप फॉर एग्जांपल इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं जहाँ पे आपको जो है ना गिग्स मिल जाती हैं, आप वहीं पर स्टिक करें और आपका वहीं से काम चलता रहे। इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर। तो आपने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को खत्म करना है। अब ठीक है, समझ आता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को खत्म करना है, लेकिन कैसे करें? दैट मीन्स आपने एक प्लेटफॉर्म के साथ स्टिक नहीं करना। अगर आप किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट एम फॉर 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल आपने फाइवर कर लिया, आपने freelancer.com कर लिया, या फिर आपने जो है अपवर्क कर लिया। इन जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और वहां पर एक्टिव रहें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, आप ऐसी वीडियोस बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप कोल्ड ईमेल कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, जिसमें से लाजमी आपने ये जरूर सुना होगा कि फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। नाउ अपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, what you can do right now, if you are a freelancer, the most important thing for you right now is to build a personal brand. वो पर्सनल ब्रांड कहीं भी हो सकता है, वो यूट्यूब पे हो सकता है, वो इंस्टाग्राम पे हो सकता है, वो लिंक्डइन पे हो सकता है, इट कुड बी एनीवेयर, रेडिट पे हो सकता है। पर्सनल ब्रांड होता क्या है? पर्सनल ब्रांड का मकसद है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। अब आप मीडियम कुछ भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो वीडियोस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल वो पोस्ट हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल वो रील्स हो सकती हैं, इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन माई पर्सनल ब्रांड। मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालता हूँ, और इसके अलावा मैं लिंक्डइन पे भी पोस्टिंग करता हूँ। सो दीज 3 प्लेटफॉर्म्स आई एम एक्टिव ऑन। और यूट्यूब पे जो कंटेंट डालता है वो इंस्टाग्राम पर नहीं डालता, बहुत नेचर अलग होती है। आई वांट टू बिल्ड माई पर्सनल ब्रांड इन लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म एंड ऑन लिंक्डइन टू। तो आप कोई एक भी चूज कर सकते हैं, आप तीनों भी चूज कर सकते हैं। द कंडीशन इज कि आपको कंटेंट समझ आना चाहिए कि कंटेंट क्या बनाना होता है, कैसे बनाना होता है और क्यों बनाना होता है। आपको अपनी नीश डिसाइड करनी होती है, आपको अपनी सर्विस चूज करनी होती है, फिर फिर जो है ना आपको नीश जो है ना डिफाइन करनी होती है। फिर आप अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं, फिर आप अपना आईसीपी बनाते हैं, व्हाट इज योर आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। ये वीडियोस आप देख रहे हैं, यू आर माई आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। जो मैं सर्विसेज देता हूँ वो आप ही को काम आती हैं एट दी एंड। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस वही बने जो कि पोटेंशियली मेरा क्लाइंट बन सके। तो आप बहुत टारगेटेड कंटेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अब यूट्यूब पे मैं काफी टारगेटेड कंटेंट बना रहा हूँ, बट इंस्टाग्राम पे वो टारगेटेड कंटेंट नहीं है। इंस्टाग्राम पे मेरा कुछ डे टू डे का कंटेंट भी होता है। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज हैं जहां पर आप कनेक्ट करते हो। और लिंक्डइन बहुत अलग है। लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। अमूमन आप लिंक्डइन पर पोस्टिंग करके जो है ना कनेक्शंस फॉर्म कर रहे होते हैं। सो हर प्लेटफॉर्म के अपने पर्क्स हैं। आप चाहें तो सारे प्लेटफॉर्म से पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू कर दें, आप चाहें तो किसी एक को पिक कर लें। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। पर्सनल ब्रांड इतना पावरफुल है कि ये आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना सकता है। आपको जाके जॉब से बिटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये चीज इतनी पावरफुल है। क्यों? फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू किया था। मैंने स्टार्ट किया था कॉपी राइटिंग से, देन आई मूव टू AI ऑटोमेशन एंड नाउ आई एम मेकिंग बिजनेस कंटेंट। मेरे 250 फॉलोअर्स हैं अभी।
और मुझे उन 250 फॉलोवर से इतने प्रोजेक्ट्स ऑफर आए हैं कि जो है ना, मुझे कभी कभी लगता था कि मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट ही डालता रहूँ तो मुझे कहीं और भी एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, बट आई हैव बिगर गोल्स इन माई माइंड। तभी मैं जो है ना इतने बड़े पैमाने पे पर्सनल ब्रांड पे काम कर रहा हूँ। पर्सनल ब्रांड आज के ज़माने में बिजनेस कार्ड की तरह है। पर्सनल ब्रांड आज के ज़माने में बिजनेस कार्ड की तरह है। और जब ये बिजनेस कार्ड आप बना लेंगे तो फिर आप रीच आउट करना शुरू करेंगे अपने क्लाइंट्स को। और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, विच इज़ कोल्ड आउटरीचिंग। अब देखो, कोल्ड आउटरीचिंग क्या होती है? कोल्ड आउटरीचिंग समथिंग के जो है ना, आप रीच आउट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, लेकिन वो कोल्ड ऑडियंस है। दैट मीन्स कि वो आपको जानती नहीं है कि आप करते क्या हैं, आप मार्केट में हैं भी कि नहीं है, और आप डायरेक्टली उनको जो है ना रीच आउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उनको अपनी सर्विस बेच दें। अब कोल्ड आउटरीचिंग मेनली दो ही टाइप्स की होती हैं जहां तक मुझे पता है। नंबर वन इज कोल्ड ईमेल एंड दी अदर इज कोल्ड डीएम्स। जब मैं किसी ऐसे बंदे को डीएम करूं जो कि मुझे नहीं जानता, दैट इज कोल्ड डीएम। जब मैं एक ऐसे बंदे को ईमेल करूं जो मुझे नहीं जानता, दैट इज कोल्ड ईमेल। अब कोल्ड आउटरीचिंग क्योंकि कोल्ड है, इसमें जो है ना आपका जो क्लोजिंग रेट होगा क्लाइंट का वो सबसे लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है कि जो है ना, अगर मैं 10 लोगों को डीएम करूंगा तो क्या मैं एक क्लाइंट क्लोज कर सकता हूँ? दैट इज 10% क्लोजिंग रेट। द आंसर इज नो। आपको कोल्ड अपनी आपको अपना जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं कोल्ड आउटरीचिंग में, आपको वो टेस्ट करने के लिए एटलीस्ट भी 500 to 1000 ईमेल्स करनी पड़ती हैं। और ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, ये रोज की बेसिस पे 1000 ईमेल्स भेजती हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी ऑटोमेशन होती हैं। अब कोल्ड आउटरीचिंग एज अ फ्रीलांसर आप खुद कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये तो बोलने की बात है कि आपको जो है ना 1000 चाहिए, आप एटलीस्ट 100 तो करके देखें। आप फिर 100 में देखेंगे कि कितने लोग आपको डीएम का रिप्लाई दे भी रहे हैं, या फिर ईमेल जो आपकी खोल भी रहे हैं, या फिर ईमेल का रिप्लाई दे रहे हैं। तो फिर आप परसेंटेजेस निकालेंगे। जो अमूमन परसेंटेज ईमेल की जो मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस है, वो होती है कि आपका जो है ना 60 to 70% ओपन रेट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 लोगों को भेजते हैं, उसमें से 70 लोग ईमेल को खोलते हैं, रिप्लाई करते हैं अराउंड 15% लोग। दैट मीन 100 में से 70 लोगों ने खोली थी और 15 लोगों ने आपको रिप्लाई किया। उसमें से हाफ जो है ना पॉजिटिव रिप्लाईज होते हैं और हाफ नेगेटिव रिप्लाईज होते हैं। नेगेटिव रिप्लाईज क्या हो सकते हैं? कि मुझे आपकी सर्विस नहीं चाहिए, उन्होंने डायरेक्टली आके आपको बोल दिया। पॉजिटिव रिप्लाईज क्या होते हैं? कि हाँ, लेट्स बुक अ मीटिंग, आई वांट टू नो मोर, समथिंग लाइक दैट। तो उन पॉजिटिव 7 लोगों में से भी आपकी मीटिंग्स बुक होती हैं तकरीबन 5, और उन 5 में से फिर आप देखते हैं कि जो है ना कितनी जो है ना आपकी मीटिंग्स क्लोज हो रही हैं। सो दैट इज़ अ बिग प्रोसेस। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपको क्लाइंट चाहिए, आप पूरा दिन जो है ना यही काम कर रहे हैं, एटलीस्ट भी 100 कोल्ड ईमेल्स या फिर 100 कोल्ड डीएम्स लाजमी करें। वजह ये चीज़ ऐसी है, जितने ज़्यादा वॉल्यूम पे की जाती है उतने ज़्यादा इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर मेरा क्लाइंट, फॉर एग्जांपल हमने जो अभी बात करी कि 100 ईमेल्स में से 5 सेल्स कॉल पे मैं जा रहा हूँ, और मैं लेट्स से कि एक क्लाइंट क्लोज कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा है, तो 100 में से एक बंदा मैं क्लोज कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ 10 मैसेज करूँ और छोड़ दूँ, तो मैं तो एक भी क्लाइंट क्लोज नहीं कर सकता। मुझे ये पता ही करने के लिए 100 ईमेल्स तो भेजनी पड़ेंगी, फिर मेरा एक क्लाइंट क्लोज होगा। अगर 100 में भी एक नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर हम 100 से 500 पे जाएंगे, 500 पे भी नहीं हुआ तो हम 500 से 1000 पे जाएंगे। और ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ये आप ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपको इन चीज़ों को वॉल्यूम पे करना पड़ता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको रोज़ की बेसिस पे जो है ना आप इनको वॉल्यूम पे सेंड करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखते हैं। और आप हर बारी, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ईमेल भेजी, आपको पता चल रहा है कि जो ना अच्छा ओपन रेट तो आ रहे हैं लेकिन रिप्लाईज नहीं आ रहे, तो आप अपनी कॉपी पे काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है। अब कोल्ड आउटरीचिंग की जो सक्सेस है वो डिपेंड ही सबसे ज़्यादा करती है कि आप उसमें लिख क्या रहे हैं अपने कोल्ड मैसेज में। आपका जो आउटरीचिंग का मैसेज है वो कितना परफेक्टली लिखा हुआ है। अब क्या हो सकता है एक अच्छा कोल्ड आउटरीचिंग का मैसेज? कोल्ड आउटरीचिंग का मैसेज या फिर ईमेल ऐसा होना चाहिए कि वो कोल्ड लगना नहीं चाहिए। उसका पॉइंट यही है, आपका और सामने वाले के दरमियान एक जो कनेक्शन है वो रुका ही इस वजह से हुआ है क्योंकि आप एक दूसरे को जानते नहीं है। तो आपने एक्ट ऐसे करना है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं जो है ना आपको रीच आउट करूंगा और मैं जो है ना उसमें आपका जो है ना नाम और जो ना आपकी प्रोफाइल की कोई चीज उठा के उसमें बात करूं, आप मुझे रिप्लाई करेंगे, और इस वजह से करेंगे क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ ना कुछ जानता हूं। तो हम वो वाला फैक्टर है कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात करें, हमें वो वाला फैक्टर कम करना है। इसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। ये आपने लाजमी सुना होगा, जहां पे आपने कोल्ड ईमेल्स या फिर कोल्ड डीएम्स का जिक्र सुना होगा, वहां पे आपने पर्सनलाइजेशन लाजमी सुना होगा कि आपने पर्सनलाइज्ड मैसेजेस करने होते हैं, ताकि ताकि जो चांसेस हैं रिप्लाई के सामने से वो बढ़ जाए। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं सामने वाले की इस्तेमाल कर सकता हूँ और जिसको हम पर्सनलाइजेशन बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले का नाम। अगर मैं आपको मैसेज कह रहा हूँ
कि भाई मैं मंसूर भाई को मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, मंसूर भाई मेरे आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल में फॉलो हो रहे हैं, मुझे उनका कहीं से जो है ना अकाउंट मिल गया या फिर उनका ईमेल मिल गया और अब मैं उनको ईमेल या मैसेज कर रहा हूँ। अब मंसूर भाई के बारे में मैं जितनी चीज़ें जानता हूँ और मैं उसमें लिख सकता हूँ, उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे और मंसूर भाई के क्लोज होने के। अब मंसूर भाई का मैं क्या जानता हूँ, मंसूर भाई का मैं नाम जानता हूँ। तो पर्सनलाइजेशन में सबसे पहली चीज़ हमेशा ही नाम डिस्कस होता है, लेकिन पर्सनलाइजेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, पर्सनलाइजेशन यहाँ से शुरू होती है। पर्सनलाइजेशन में आपने सबसे पहले अपना नाम लिखा, सॉरी, पर्सनलाइजेशन में आपने सबसे पहले सामने वाले का नाम लिखा कि सलाम मंसूर भाई। अब आगे क्या बात करें, अब बिगिनर्स गलती ये करते हैं कि इस नाम के आगे ही जो है ना सारी जो है ना अपनी सर्विस सेल करना शुरू कर देते हैं। यही सबसे गलत तरीका है, क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसा मैसेज आए कि हे आशिर मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, जो है ना वुड यू बी इंटरेस्टेड, नो आई वोंट बी इंटरेस्टेड अनटिल अनलेस के जो है ना मेरा और आपका ट्रस्ट फॉर्म हो जाए। ये ट्रस्ट फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सनलाइजेशन में हमने नाम लिख दिया। अब नाम के आगे बहुत बड़ी दुनिया है पर्सनलाइजेशन की कि जो ना हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंसूर भाई ने जो है ना अपनी बिल्ली की तस्वीर डाली है इंस्टाग्राम पे, मुझे मिल गई, मैंने देखा पब्लिक अकाउंट था और मैंने देख ली कि बिल्ली की तस्वीर डाली हुई है। मैं और स्क्रॉल किया, अच्छा क्या करते हैं, या मंसूर भाई मीम्स बड़ी अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मंसूर भाई के बारे में जानता हूँ। तो मे बी मैं उनको उन्हीं की कोई मीम भेज कर बात शुरू कर दूँ। कोल्ड कोल्ड आउटरीचिंग का मकसद ये है कि हमारी बात शुरू हो जाए, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डीएम, ईमेल में क्योंकि हम लोग बैक एंड फोर्थ बात नहीं करते हैं, तो हमें थोड़ा सा डायरेक्ट रहना पड़ता है। हम वो अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज वे में बताता हूँ, ईमेल्स पे भी फिट हो जाएगा, डीएम्स पे भी फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सनलाइजेशन करनी है। पर्सनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अगर हम सामने वाले के बारे में चीज़ें जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे रीच आउट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन ओपनर ये हो सकते हैं कि भाई आप मेरे कंटेंट के बारे में मुझसे बात करें, आप कुछ बात करें कि जो ना कि हाशिर मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगा, ये चीज़ मेरा सवाल था, क्या जो ना आप मुझे ये बता सकते हैं, आई वुड बी विलिंग टू आंसर यू। फिर हम बात करेंगे और हम एक दूसरे को नहीं जानते तो वो कोल्ड फैक्टर हमारा कम हो जाएगा। नाउ वी नो ईच अदर, नाउ अब वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, वहां पर आप जो ना प्लग इन कर सकते हैं अपनी उस चीज़ को, अपनी सर्विस को प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपने 10 लोग निकाले उनको मैसेज या फिर ईमेल करने के लिए, आपने ईमेल में उनका नाम या फिर अपना जो आउटरीच मैसेज है उसमें उनका नाम, उनके आगे कोई ऐसी चीज़ जो कि पर्सनलाइज्ड हो, कुछ भी हो सकती है। हम अभी केस में ले लेते हैं कि जो ना सामने वाला कंटेंट बनाता है, तो हमने उसके कंटेंट के बारे में कुछ बात कर दी, तो अब हमने अपने चांसेस बढ़ा दिए रिप्लाई के। उसके बाद क्या करते हैं, अगर तो ये ईमेल है तो ईमेल में कुछ सवालात हैं जो कि अगर आप किसी कोल्ड आदमी को भेज रहे हो, किसी स्ट्रेंजर को भेज रहे हो, तो उसके जहन में होंगे। सबसे पहला सवाल क्या है कि मैं कौन हूँ। दूसरा सवाल क्या है, इससे मेरा क्या नाता है आपसे, जो ना जो आप मुझे ईमेल भेज रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है, अच्छा जो आप ये नाता हमारा हमारा बता रहे हो कि जो ना कहीं हम रिलेटेड है, तो ये जो है ना इसका मुझे क्या फ़ायदा है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको एड्रेस करने होते हैं। और अब एड्रेस ऐसे नहीं करते कि क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर, ऐसे एड्रेस नहीं करते, इसको आप अपनी बातों में एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा आउटरीच मैसेज हो सकता है कि जो है ना मैं अपने आपको मैं अपने ही आपको जो है ना एक मैसेज लिखता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम हाशिर, या फिर हाय आशिर, जो है ना मैंने आपका कंटेंट देखा, इट्स ग्रेट। जो है ना मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देता हूँ और जो है ना मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है एज ऑन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। अभी जो मैं 5 लोगों के लिए फ्री जो है ना वीडियो एडिटिंग सैंपल्स तैयार कर रहा हूँ फॉर देयर रील्स, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग फर्दर। सी इट्स अ ग्रेट आउटरीच मैसेज। तो आउटरीच मैसेज में कोई टेम्पलेट्स नहीं है कि आप यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। आपने ओपन बहुत अच्छे से करना है। अब देखें इस चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें भी, अब इसमें पर्सनलाइजेशन के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना सामने वाले ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप उसको फॉलो अप लेते हैं। तो फॉलो अप कैसे लेते हैं, अब फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ जो कि ना कोई भी नहीं करता, या फिर हम कहें कि जो है ना एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ आपका अपना दोस्त कर सकता है या फिर आपका अपना जानने वाला कर सकता है, वो है वॉइस नोट्स। वॉइस नोट्स इतने ज़्यादा पर्सनलाइज होते हैं कि अगर आप यूज़ करेंगे और आपको उसके रिजल्ट फिनोमिनल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज भेजा, उस मैसेज का मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन सेंड अ वॉइस नोट। उस वॉइस नोट में मैं उसका नाम, वही सारी पर्सनलाइजेशन टेक्निक्स एड्रेस करके मैं उसको भेज सकता हूँ। नाउ इट फील्स मोर पर्सनल, तो उसके चांसेस वापस बढ़ जाएंगे। और जो है ना अगर तो आपको वॉइस नोट नहीं भेजना, तो यू कैन जस्ट ऐड अ फॉलो अप मैसेज। लेकिन फॉलो अप मैसेज ज़्यादातर अच्छे तब काम करते हैं जब आप उसको मज़ीद पर्सनलाइज बनाएं या फिर कुछ फ्री में उसको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अब वैल्यू से हमारा एक और ख़ास पॉइंट है जो कि आउटरीचिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारी ऑफ़र।
कि आप दे क्या रहे हैं सामने वाले को, आप बेचना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस बेच रहा हूँ तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस बेच रहा हूँ, मैं वो पूरी एक ऑफर लिखूंगा कि मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस इन इन लोगों को ऑफर करता हूँ, अभी मैं आपको ये ऑफर करने आया हूँ। जैसे हमने अपनी मिसाल में भी देखा, अभी जब हमने एग्जाम्पल जब क्रिएट करी थी कि इसमें मैं फ्री सैम्पल्स बना के दे रहा हूँ, इट वॉज अ पार्ट ऑफ आर ऑफर। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप कौन सी सर्विस बेचते हैं, क्या आपकी नीश है, क्या आपकी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल है, आप किनको टारगेट कर रहे हैं, आप क्या ऑफर दे रहे हैं, कितने पैसों में दे रहे हैं, देन यू सेंड एन ईमेल, देन यू डू आउट रीचिंग। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आई होप सो इंशाल्लाह मंसूर भाई जो है ना आपके क्लाइंट बन जाएंगे। चौथी चीज, बिकम अ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट। ये चीज इतनी अंडररेटेड है कि जो है ना आज के टाइम पे ये मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वीडियो एडिटर है तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी स्किल में माहिर कब हो सकता है, उसकी जो महारत है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कहोगे कि भाई वो कितनी अच्छी वीडियो एडिट कर सकता है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, उसने कितने लोगों के साथ काम किया हुआ है, इन सारी चीज़ों से हम उसकी महारत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक फैक्टर और है, वो फैक्टर है कि वो बंदा अपने काम को किस तरह सामने वाले की बिजनेस से लिंक कर रहा है। अब एक वीडियो एडिटर है, मेरे लिए वो वीडियो एडिटर माहिर इस वजह से हो सकता है कि जैसा मैं कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, जो थॉट मैं आपके दिमाग में डलवाना चाह रहा हूँ अपने कंटेंट के जरिए, वो एडिटर समझे और वो साइकोलॉजीज ऐसी अपनाए, मेरी वीडियोस में वो ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करे कि मैं वो थॉट आपके दिमाग में प्लांट कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ एक वायरल कंटेंट पे, तो मेरे एडिटर को समझ होना चाहिए कि समझ आना चाहिए कि वायरल कंटेंट को एडिट करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे वायरलिटी के पीछे नहीं जाना, मुझे जो है ना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, मुझे एक ऑथेंटिक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे कनेक्शन फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो एडिटर को ये बात पता हो कि जो है ना एक ट्रस्ट वाला कंटेंट और एक वायरल कंटेंट में क्या फर्क है, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट में नहीं पसंद कि जो ना बहुत ज्यादा म्यूजिक हो, बहुत ज्यादा साउंड इफेक्ट्स हो। मैं चाहता हूँ मेरा कंटेंट रॉ फील हो। तो मैं चाहूंगा कि मेरा वीडियो एडिटर इस चीज को किस तरह मैक्सिमाइज कर सकता है, यहाँ पे क्या टेक्स्ट ऐड कर सकता है, यहाँ पे ऐसी क्या चीजें कर सकता है कि जिससे मैं जो चाह रहा हूँ, मेरा जो बिजनेस का गोल है एट द एंड वो पूरा हो जाए। ये चीज हर फील्ड में अप्लाई होती है, आप कोई भी स्किल बेच रहे हो। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई स्क्रिप्ट ऐड। तो जब मैं स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ तो क्या मैं सिर्फ एक ऐड की स्क्रिप्ट उनको भेज देता हूँ आउट ऑफ नोवेयर? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैं अपने क्लाइंट के साथ एक कंसल्टेशन कॉल करता हूँ, वो कंसल्टेशन कॉल कुछ नहीं होती, हमें उसमें क्लाइंट को जो है ना ऐसे झंझोड़ना होता है, उसमें से जितनी चीजें हमने उसमें से निकालनी है, उसके बिजनेस के बारे में, वो क्या सोचता है अपने बिजनेस के गोल्स के बारे में, वो चाह क्या रहा है बिजनेस के गोल्स के बारे में, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, वो हम ऐड के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम वो सारी चीजें डिस्कस करके उसको एक ऑफर बनाते हैं कि जो ना ठीक है हमारे पास ये मसला था, अब हम इसका ये हल निकालेंगे, और अब हम मैं इसके बिजनेस की ये प्रॉब्लम जो है वो एड स्क्रिप्टिंग में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा। इसीलिए एड स्क्रिप्टिंग कोई टेम्पलेटेड वर्जन नहीं होता कि जो है ना मैंने हुक ये लिखना है, मिड में आपने ये डाल देना है, बॉडी में आपने ये डाल देना है, फिर जो है ना सीटी आपने ये दे देना है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। अब हर स्किल बहुत सब्जेक्टिव होती है। वीडियो एडिटिंग के कितने तरीके के स्टाइल्स होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप किसी ब्रांड की कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, आपको उसकी ब्रांड की वैल्यू समझनी है। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो भी रोल है वहाँ पर, इस दुनिया में जो भी रोल्स बनाए गए हैं आज तक, जो भी जॉब रोल्स हैं, फ्रीलांसिंग के रोल्स हैं, वो सब एट द एंड एक बिजनेस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। तो आप डायरेक्टली बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इस तरह काम करते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसे काम नहीं कर रहा। मार्केट में फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉपी राइटर है, मुझे एक ईमेल लिखवानी, तो वो मुझे आउट ऑफ नोवेयर बोलेगा कि हाँ आशिर भाई मैं लिख दूंगा, पर वर्ड में इतना चार्ज करता हूँ, और जो ना ये आपने लिखवानी है बताएं। मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ हाँ मुझे लिखवानी है, और वो मुझसे कुछ चीज़ें ही नहीं पूछता, वो मुझे बस ये बोलता है कि आप किस लिए लिखवा रहे हैं। मैं उसको बताता हूँ मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, और वो मुझे कुछ ना कुछ सैंपल लिख के भेज देता है, अपनी एक टोन में जो है ना मुझे वो एक सैंपल लिख के भेज देता है। क्या वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा? मे बी हो, मे बी ना हो, चांसेस आर के नहीं होंगे। दूसरी तरफ कोई और बंदा बैठा है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे जो है ना एक ईमेल लिखवानी है, या फिर मुझे ये कॉपी राइटिंग का ये प्रोजेक्ट है, मुझे ये लिखवाना है। वो मुझे कहता है कि ठीक है आप जो है ना कॉल पे आ जाएं, हम जो है ना पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप चाह क्या रहे हैं। बात सारी वहाँ पर आ गई ना कि अब वो मुझे समझना चाह रहे हैं कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। जब मैं उसको चीज़ें बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अच्छा मैं जो है ना आउटरीचिंग करता हूँ,
मुझे कोल्ड ईमेल्स भेजनी है, मंसूर भाई को कोल्ड ईमेल भेजनी है, मंसूर भाई को कोल्ड ईमेल भेजनी है, तो भाई मंसूर भाई की चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए क्योंकि वो मेरी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल में फॉलो करते हैं। और ये लाइट चली गई है, अजीब बकवास। अच्छा, अब लाइट चली गई है तो आई जस्ट शिफ्टेड माई कैमरा। हम बात को जल्दी 1-2 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। द पॉइंट आई वॉज एक्सप्लेनिंग इज कि आपको बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट बनना है। आपने जो है ना एट द एंड बिजनेस गोल के लिए काम करना है, तो आपने लाजमी लाजमी उस बिजनेस को समझना ज़रूर है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या करना चाह रहा है और आप अपनी सर्विस से उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड दिस सिंगल थिंग विल इंक्रीज योर वैल्यू इन द मार्केट ड्रास्टिकली। तो ये 4 चीज़ें आप लाजमी करें और आप ये सवाल करना बंद कर देंगे कि जो है ना भाई क्या फ्रीलांसिंग में स्कोप है, क्योंकि भाई ये 4 चीज़ें करेंगे तो आप मार्केट में अपनी जो है ना वैल्यू भी बढ़ा देंगे, आप मार्केट में जो है ना अपना होराइजन भी बड़ा कर देंगे क्योंकि आप मार्केट में एक्टिव है और आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो एक बिजनेस करता है। अब बिजनेस का स्कोप है, सबको सर्विस चाहिए और जो है ना सब पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है क्वालिफाइड और टैलेंटेड लोगों की। तो आप स्कोप छोड़ें, आप अपने काम में माहिर बने, आपको काम लाजमी मिलेगा और देखते ही देखते आपका फ्रीलांस का बिजनेस एक एजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस मेहनत करें और जो है ना आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और मुझे ये फ्रेम भी थोड़ा सही लग रहा है तो मे बी हम अगली वीडियो इस फ्रेम में कर लें। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मेहनत करें। अल्लाह हाफ़िज़।